हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डे में। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपके यूके बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो क्लास 12 के यूके बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका जो फिजिक्स का पेपर है उसमें क्या होता है, कुछ एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो वो लगभग 10 के आसपास वो क्वेश्चन आते हैं आपके। तो वो 10 क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, आप पास तो इजीली हो जाओगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छे नंबर लेके आना है तो वो अगर आपके 10 क्वेश्चन जो है वो सही चलेंगे तो आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, केवल आपको जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उनमें केवल आपको टिक मारना है और आंसर आपको 1 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी इसमें नंबर भी नहीं करता, अगर 10 सही है तो 10 के 10 नंबर मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, आपकी परसेंटेज भी अच्छी बनेगी और पास तो आप हो ही जाओगे अगर आपने 10 क्वेश्चन क्या कर रहे सही कर लिए, ठीक है। अब ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये जो 10 क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ, पुराने पेपर जो हैं आपके 2018 से 2023 और 2024 का जो सैम्पल पेपर है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आए हैं आपके क्वेश्चन एक एक नंबर वाले, वो लेके आया हूँ सारे। यानी 2018 से 2024 तक के जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे ना इम्पोर्टेंट, वो लेके आया हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनमें से मतलब आपके 7-8 क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में आ ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो देखते हैं इन क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, जैसा आपको दिख भी रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इनमें से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये क्वेश्चन तो मतलब 2018 से और 2024 के हर पेपर में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन क्या है कि एक्स रे है या गामा रे है या बीटा रे या इंफ्रारेड रे, इनमें से कौन सी ऐसी रे है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बीटा रे, ठीक है। अब मैं आपको बता भी देता हूँ कि कौन कौन सी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो इसका जो आंसर होगा ना, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उनके एग्जाम्पल क्या है। तो उनके एग्जाम्पल है आपके, जैसे जो आपकी रेडियो वेव होती हैं, ठीक है, माइक्रोवेव्स होती हैं, इंफ्रारेड होती है, विजिबल होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, एक्स रे होती है, गामा रे होती है, ठीक है। ये सारी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहाँ पे आपका दिख रहा होगा बीटा जो आपकी रे है वो इसके ऑप्शन में नहीं है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो रेडियो वेव होती है ना, उसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है एंड फ्रीक्वेंसी होती है, और जो गामा रे होती है उसकी हाईएस्ट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। हायर एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी होती है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। क्या होती है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, वेवलेंथ जो होगी इसकी लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी तो लोएस्ट होती है मगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है इसकी। और इसकी क्या होती है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी तो हाईएस्ट होती है मगर वेवलेंथ क्या होती है, लोएस्ट होती है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल एग्जाम में आता है आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको लिखा दी कौन कौन सी होती है, ठीक है। और इसमें रेडियो वेव जो होती है और गामा रे, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये आपका किस में आ रखा था ये क्वेश्चन, ये आपका शायद सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये अभी 2024 वाले सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है। तो क्या है, इन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन डबलिंग दी फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हो, है ना, मान लो पहले फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू थी, आप क्या कर दिया, आपने उसको डबल कर दिया, है ना, 2 न्यू कर दिया। तो इससे जो उसका रिटार्डिंग पोटेंशियल, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया था, मोर देन डबल हो जाता है। ये कितना हो जाता है, मोर देन डबल इसका आंसर होगा। अब इसका मैं फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो नया पोटेंशियल होगा ना, वो आपका क्या होगा, जो आपने डबल किया है उसमें देखो ये फंक्शन ऐड होके आ रहा है साथ में, W/E, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा आ रहा है ना इसमें, तो मोर देन डबल हो जाएगा। यानी डबल डबल तो हो ही रहा है, ये उससे भी ज़्यादा, यानी W/E ये भी इसके साथ ऐड हो रहा है, तो इसलिए मोर देन डबल इसका आंसर होगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका मूविंग चार्ज होता है ना, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस यानी गतिमान आवेश जो होता है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि एक एमीटर है ना, एमीटर है, एमीटर आपको पता होगा जो करंट को मेजर करता है, जो कितनी करंट को माप रहा है, 4 एम्पियर करंट को माप रहा है, ठीक। अब इसका आपको शिखर मान यानी इसकी जो है ना मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको पता है जो मीटर मेजर करता है ना जो करंट, वो उसकी आरएमएस करंट होती है। कौन सी करंट होती है? आरएमएस, है ना। तो आई आरएमएस कितना दे रखा है? 4, ठीक है। आपको निकालना क्या है? पीक करंट, है ना, पीक करंट निकालना है, आईएम, ठीक। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो चेक करते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है आई आरएमएस जो होता है ना, आई आरएमएस जो होता है वो होता है आई एम अपॉन रूट 2। कितना होता है? आई एम अपॉन रूट 2, ठीक है। तो आई आरएमएस की वैल्यू 4 दे रखी है, तो यहाँ से आई एम अपॉन रूट 2 हो जाएगा और रूट 2 इधर चल जाएगा, तो आई एम बराबर कितना हो जाएगा? 4√2 एम्पियर। तो ये आपकी मीन करंट आ गई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4√2 होगा, तो यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो एमीटर या कोई भी मीटर जो चीज़ वैल्यू दिखाता है ना वो हमेशा आरएमएस होती है। यहाँ पे लिखा नहीं है आरएमएस, आपको जो भी रीडिंग होती है वो हमेशा आरएमएस में होती है आपकी, ठीक है। जो भी मीटर रीडिंग दिखाएगा वो आरएमएस करंट होती है हमेशा आपके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपको बहुत जगह हर पेपर में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यानी इसने भी आना ही आना है आपका। अभी मैं बताऊंगा दूसरे तरीके से भी कैसे आ सकता है। एक ही आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, तो आई एम अपॉन रूट 2। ये क्वेश्चन अभी आगे भी आएगा आपका, ठीक है। तो ये भी आपका आ सकता है। तो मैं बता रहा हूँ 10 में से आपके जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना 7-8 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो सिंपल है, 7-8 नंबर तो आपके यहाँ से ईजिली बन जाएंगे, ठीक है। देखो मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन आएगा अभी, तो ये क्वेश्चन आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आई आर एम एस किसके बराबर होता है? आई नॉट अपॉन रूट 2, है ना। ये आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे आई नॉट लिखा हुआ है, इसको आई एम भी लिख सकते हैं हम और आई पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फोर्थ, 2 लाइन्स हैं जिनकी पावर कितनी है, एक की +4 है और एक की -2 होगी शायद है, ठीक है, -2d है। तो इनकी जो कंबाइंड फोकल लेंथ है ना, फोकस दूरी है, वो निकालना है आपको। तो चलो देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो इसका जो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है P1 + P2, ठीक है। जो आपकी कंबाइंड पावर निकालते हैं ना हम इस तरीके से निकालते हैं। तो टोटल पावर निकाल लेते हैं पहले। तो इसकी पहले वाले की वैल्यू है +4 और दूसरे वाले की वैल्यू है -2, ठीक है, +4 और -2, ठीक। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा आंसर। कितना आएगा? 2, है ना। 4 में से 2 गया, 2 इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम इसकी फोकस दूरी निकालते हैं, फोकल लेंथ। तो ये कितना होएगा? आपको पता है यहाँ पे जो है ना आपको सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला जो होता है मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100/P लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100/P, है ना, सेंटीमीटर में आएगा। तो 100/P की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 से काटोगे तो 50। कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपका आंसर क्या होगा? 50 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ना वो लिखनी है आपको। तो वो आपकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी यानी E के इक्वल टू लिखते हैं हम h/nu, है ना, माइनस वर्क फंक्शन यानी φ0। ये होती है आपकी आइंस्टीन इक्वेशन। आपको केवल ये लिखनी है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ मैनी एनर्जी विल बी रिलीज इन जूल ड्यू टू मास डिफेक्ट ऑफ 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी 1 ग्राम अगर आपके पास मास है तो उससे कितनी एनर्जी उत्पन्न होगी आपकी, या कितनी एनर्जी इंड्यूस होगी वो आपको निकालनी है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी यहाँ पे आपको दे रखा है द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट दे रखा है कितना 1 ग्राम, और 1 ग्राम को अगर हम केजी में चेंज करेंगे तो 10⁻³ kg हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको बताया है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = m यानी डेल्टा m और c²। तो डेल्टा m की वैल्यू कितनी रख देंगे हम 10⁻³ है ना, और c कितना होता है आपको 3 × 10⁸ का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, आपको क्या में निकालना है, जूल में निकालना है। ठीक है, जूल में आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 10⁸ का स्क्वायर करोगे तो 16 है ना, 16 और 3 है इसके साथ, 3 पावर ये हो गई। तो कितना हो जाएगा टोटल, ओ सॉरी ग्राम को केजी में करोगे ना तो -3 आएगा, सॉरी -3 है ना, तो ये -3 होगा यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा ये। तो कितना आएगा इसका आंसर 9 × 10⁻⁻13 जूल। तो ये इसका राइट आंसर होगा। यानी 1 ग्राम अगर आप किसी मास को अगर बर्न करोगे ना तो उससे इतनी जूल एनर्जी निकलेगी आपकी 9 × 10⁻13। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत होगी तो। थैंक यू। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन एनी मूविंग चार्ज एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली देन इट्स पाथ विल बी, यानी कोई मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जैसे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे कोई चार्ज आ रहा है इस पे Q, और कैसा आ रहा है परपेंडिकुलर यानी लंबवत आ रहा है, तो उसका पथ कैसा होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो अगर आपका क्या है, जो चार्ज आ रहा है वो परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या है, जो एंगल बन रहा है वो अगर 90 बन रहा है तो कैसा पाथ होगा, सर्कुलर, यानी परपेंडिकुलर बोला ना उसने तो इसलिए सर्कुलर होगा। अगर 0 डिग्री बन रहा है तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर थीटा आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा तो हेलिकल होगा। ठीक है, कैसा होगा, हेलिकल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये तीनों ऑप्शन में से ये वाला जो सर्कल होगा वो वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी अगर ऐसा आता कि 0 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ना लिख के आता कि 0 डिग्री तो आप उसका आंसर स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा लिखते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट की अगर 90 से छोटा और 0 से बड़ा होता तो हेलिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ना, ये भी इतनी बार आया है कि आपका पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है ना आपका, उसमें आपको मेजोरिटी यानी बहुसंख्यक क्या होते हैं और अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं ये बताना है। तो पी टाइप यानी आपको पता है इसमें होते हैं होल्स। होल्स जो होंगे मेजोरिटी में होंगे यानी बहुसंख्यक होंगे। ठीक है, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो होंगे इसमें अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक। ठीक है, होल्स को हिंदी में कोटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मेजॉरिटी होल्स और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया आपका। अगला ये क्वेश्चन आता है आपके पास, कैपेसिटेंस की यूनिट बतानी है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आता ही आता है आपका। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, फैराड। अगर इंडक्टर की पूछता तो क्या होता है, हेनरी। अगर रेजिस्टेंस की पूछता तो ओम। अगर वोल्टेज की पूछता तो वोल्ट। ठीक है, तो ये कभी कभी इंडक्टर की भी पूछ देता है, तो इंडक्टर की क्या होगा, हेनरी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो कोबाल्ट होता है आपका, कोबाल्ट वो इनमें से कौन सा होता है, यानी डाई होता है या पैरा होता है या फेरो होता है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका, फेरो। फेरो मैग्नेटिक होता है ये। ठीक है, और अगर आपसे क्या डाई पूछ ले या पैरा पूछ ले तो उसके राइट आंसर क्या होंगे आपके। तो अगर आपसे देखो फेरो के तो हो गए कोबाल्ट और निकिल, और डाया पूछ ले तो कॉपर और सिल्वर, और पैरा पूछ ले तो एल्यूमिनियम और सोडियम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसको इसमें फेरो पूछा है, अगर आप डाया पूछ ले या पैरा पूछ ले तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव
मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी इनमें से सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, तो सभी की सेम वेलोसिटी होती है, चाहे इंफ्रारेड रे ले लें हम, या विजिबल रे, या अल्ट्रावायलेट रे, सारी क्या है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, अभी ऊपर बताया था। तो इन सब की वेलोसिटी क्या होती है, सेम ही होती है आपकी, ठीक है, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता। तो इसका चौथा आंसर राइट होगा। एन टाइप में पूछा है कि कौन सा बहुसंख्यक होगा, कौन सा अल्पसंख्यक, तो यहाँ पे पूछा है बहुसंख्यक। तो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुसंख्यक होते हैं आपके, यानी मेजोरिटी में होते हैं, ठीक है, और जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं, यानी अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है। तो ये पी टाइप का उल्टा होता है इसमें, तो ये भी अभी आपको बता देता हूँ ऊपर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अगला ये क्वेश्चन भी आपका ऊपर हो गया था, IRMS जो होता है ना, वो पीक करंट का कितना होता है, √2 होता है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ऑन व्हाट फैक्टर द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद कॉइल, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से एसोसिएट होता है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक एरिया हो गया, एक नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। ये तीन चीज़ों पे क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है और डिपेंडेंट होता है आपका, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन E = Δ m c², यही रिलेशन है इसका, ठीक है। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपके पास तीन कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर हैं C1 C2, और आपको इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो उनका प्रभावी कैपेसिटेंस कितना होगा, तो आपको बताया सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं इसको, 1/C1 + 1/C2, और श्रेणी में समांतर में कैसे जोड़ते हैं, C1 + C2, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, अपॉन में, ठीक है। और रेजिस्टेंस का पूछेगा तो उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या समझते हो, लॉरेंज फोर्स क्या होता है ना। ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, देखो दोबारा आ गया ना क्वेश्चन। तो मैं 1 ग्राम में कितनी एनर्जी होती है, तो ये क्वेश्चन अभी हमने पर कर लिया, ठीक है। एन टाइप पी टाइप में क्या होते हैं, मेजोरिटी कैरियर्स, तो ये भी मैंने ऊपर बता दिया आपको। तो देखो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, खुद ही आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं, 5th और 6th। कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है ना किसी भी सेल का, वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कोई भी सेल जब बनता है तो उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, ठीक है, यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। तो वो भी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी करंट को एक तरीके से क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, एक तरीके से क्या है, करंट का जो करंट है उसको क्या करना कम करना, या ऐसा बोल सकते हैं उसको अपोज करने का काम करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट भी वही काम करता है आपका, ठीक है। आपको पता है हर चीज़ का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो सेल का जो अपना अंदर जो उसके पार्ट्स हैं, यानी जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, बाकी उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रोड होंगे उनका जो रेजिस्टेंस हो गया, तो वो सब क्या होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर आते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है, यहाँ से आप निकाल सकते हो E = यानी जो EMF होता है वो टर्मिनल वोल्टेज प्लस IR, तो ये जो स्मॉल r है ना, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। R = E-B/I से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सम जो होता है वो आपका लॉरेंज फोर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी v, यानी किसी चार्ज पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो सम होता है वही हमारा लॉरेंज फोर्स होता है। तो ये इसका आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए, ये दोनों भी मैंने ऊपर बता दिया आपको। अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जैसे अगर हम देखें तो ईंट पर नाच, इससे भी याद रख सकते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन की टॉमसन ने, ठीक है, और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो चैडविक इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है आपकी, ठीक है। ये यूनिट किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की होती है। टेस्ला, हेनरी अभी हमने देखा इंडक्टर की होती है। फैराड किसकी होती है, कैपेसिटर की होती है, ठीक है। और यही ऊपर अभी कैपेसिटर का पूछा था, तो देखो कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन आपका।
अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज लॉ जो है ना बेस्ड है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एनर्जी होगा। क्या होगा? एनर्जी। एनर्जी के कंजर्वेशन पे ये लॉ क्या है? डिपेंडेंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ये दोबारा आ गया आपका, फिर से देखो कितनी बार आया है क्वेश्चन, आपको खुद ही दिख रहा है कि आरएमएस वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? मीन करंट का क्या होता है? √2 होता है, अपॉन √2 में आ जाएगा। ठीक है, अगला है कि फोकल लेंथ और रेडियस में रिलेशन। तो एफ इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला एफ इक्वल टू R/2 आपको लिखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा आपका। ठीक है, क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो ये क्वेश्चन ना आपका 2 नंबर का है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है सैंपल पेपर में, ये दोबारा आपका मैं करा देता हूँ इससे। ठीक है, तो आपको देखो, आपका एक फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, साइन A प्लस लैम्डा m अपॉन 2 अपॉन साइन A अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो A की वैल्यू है आपकी 60 और डेविएशन दे रखा है यानी विचलन दे रखा लैम्डा 30, तो कितना हो जाएगा n। तो साइन A की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखोगे? 60 और लैम्डा m की वैल्यू 30, तो 60 प्लस 3 90, 90/2 यानी 45 आ जाएगा ऊपर, और नीचे साइन A/2, A की वैल्यू है 60, 60/2 यानी 30, यानी नीचे आएगा साइन 30। ठीक है, अब देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√2, तो √2 से 2 कितनी बार कटेगा? √2 बार। तो इसका जो राइट आंसर रेडियस है यानी त्रिज्या में क्या फर्क पड़ेगा, तो ये आपको निकालना है यहाँ पे। तो देखो कैसे करते हैं, आपको रेडियस का फॉर्मूला पता होगा यहाँ पे, mv/qb, है ना। अब उसने बोला है कि वेलोसिटी को कर दो डबल, तो m/2v कर देंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कर देते हैं हाफ, तो यानी q, और इसको लिख देंगे b/2, है ना। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 जब 4, यानी जो नई रेडियस आएगी वो कितना आएगा? 4mv/qb, यही तो बनेगा। और इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं? पहले वाला r लिख सकता हूँ यहाँ से, है ना। तो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 4 गुना, यानी जो नई रेडियस आ रही है हमारी वो 4r आ रही है, पुरानी वाली रेडियस का 4 गुना। तो इसका जो आंसर होगा 4 टाइम्स जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ये 4 टाइम्स, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो इतने मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में इन्होंने आना ही आना है, इनमें से मतलब 7-8 क्वेश्चन आपके आ ही जाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।